स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी, जीडीसी, नेट, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? आपको पहले सवाल में ये बताना है कि देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है। ए कह रहा है कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। बी कह रहा है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। सी कह रहा है ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि और डी कह रहा है गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि। तो आपको ये बताना है कि देवनागरी लिपि का जो विकास क्रम है वो क्या होगा। तो विकल्प आपको बताना है पहले वाले आंसर का। तो पहले वाले का अगर देखा जाए कि इसका आंसर क्या होगा पहले वाले प्रश्न का, तो इसका विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटीर लिपि और देवनागरी लिपि। ब्राह्मी लिपि गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि के 2 भाग हो गए, एक दक्षिणी शैली और एक उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली से तेलुगु, कन्नड़, तमिल और लिपियों का विकास हुआ। उत्तरी शैली में देखें तो गुप्त लिपि 4वीं और 5वीं सदी के आसपास। उसके बाद जो है सिद्ध मातृका लिपि या जिसको कुटिल लिपि कहते हैं 6वीं शताब्दी में। फिर इसके 2 भाग हो गए, एक हो गया देवनागरी लिपि जिसका 9वीं सदी में विकास हुआ और एक होगी शारदा लिपि जिसका विकास 10वीं सदी में हुआ। बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। दूसरे में कह रहे हैं कि हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आपको ये बताना है कि हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी है। ए कह रहे 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो आपको ये बताना है कि हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी है। तो हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की अगर संख्या देखा जाए तो कुल इसकी संख्या 5 है। विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। अब कौन-कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला की प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण जो होता है वो अनुनासिक होता है और इनकी संख्या 5 होती है। तीसरे में कह रहे हैं कि गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राज्यसभा समिति का गठन कब किया गया? तो आपको ये बताना है कि गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त राज्य संसदीय राजभाषा समिति का गठन जो है वो कब किया गया। ए 1951, बी 1953, सी 1955 और डी 1957। तो आपको ये बताना है कि संसदीय राजभाषा समिति का गठन जो है वो कब किया गया। आपको तीसरे सवाल का उत्तर देना है। तो तीसरे सवाल का अगर उत्तर देखा जाए तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी 1957 में। गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन 57 में हो किया गया था और इस समिति में कुल 30 जो है वो सदस्य थे। 1965 के बाद हिंदी प्रधान भाषा हो जाए ऐसा इसमें विचार किया गया था। लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं और उच्चतर केंद्रीय सेवाओं में परीक्षाओं के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को ही बने रहने देना चाहिए। इस समिति के जो प्रमुख सुझाव थे वो थे उच्च न्यायालयों के लिए निर्णयों, आदेशों आदि को अंग्रेजी में ही बने रहना चाहिए। ऐसा भी इसका जो है वो समिति का सुझाव रहा। बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। चौथे में क्या कह रहा है? कह रहा है बुंदेली बोली की उपबोलियाँ कौन-सी हैं? आपको बताना है कि बुंदेली बोली की उपबोलियाँ कौन-सी हैं? ए कह रहा है बुक्सा, संडीली, बंगहराई, बी कह रहा है कठेरिया, डांगी, माधुरी माथुरी और सी कह रहा है भदौरी, बनाफरी, खटोला और डी कह रहा है कि लरिया, खटौली और खलताही। तो आपको बताना है कि बुंदेली की उपबोलियाँ कौन-सी है? तो बुंदेली की उपबोलियाँ अगर देखें तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। भदौरी, बनाफरी और खटोला जो है बुंदेली की उपबोलियाँ हैं, तो चौथे का विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 5वें में। 5वें में कह रहा है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, ये कथन किसका है? 5वें में आपको ये बताना है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, ये कथन किसका है? ए जॉर्ज ग्रेशन, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी कह रहा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो आपको ये बताना है कि ये कथन जो है वो किसका है? तो ये कथन जो है वो ग्रेशन का है, विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 6वें में। 6वें पर कह रहा है कि लोग कबीर आदि को ज्ञानाश्रयी निर्गुनिया आदि कहते हैं। वे प्रायः भूल जाते हैं कि निर्गुनिया होकर भी कबीर दास भक्त हैं और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्मा की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक हैं। यह कथन किसका है? आपको ये बताना है। ए कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी परशुराम चतुर्वेदी, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी नंदुलारे वाजपेयी। तो छठवें का उत्तर बताना है कि छठवें का उत्तर जो है वो क्या होगा और यह कथन जो है वो किसने
कहा है। तो अगर छठवें का उत्तर देखा जाए तो ये कथन जो है वो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर छठवें का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 7वें पर। 7वें में कह रहा है कि नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के संपादक कौन है? आपको ये बताना है कि नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के संपादक कौन है? ए. नामवर सिंह, बी. राजेंद्र यादव, सी. देवी शंकर अवस्थी और डी. भैरव प्रसाद गुप्त। तो आपको 7वें का बताना है कि इस पुस्तक के संपादक कौन है? तो ये पुस्तक जो है देवी शंकर अवस्थी इसके संपादक हैं। तो विकल्प सी जो है उत्तर 7वें का सही हो जाएगा। 8वें में कह रहा है कि महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है। तो आपको 8वें में ये बताना है कि महाभारत को आधार बना करके महाभारत के अंतिम अंश को आधार बना करके लिखा गया नाटक कौन-सा है? ए. शक-विजय, बी. पहला राजा, सी. कोणार्क और डी. अंधा युग। तो 8वें का उत्तर बताना है कि उत्तर क्या होगा? तो 8वें का उत्तर जो है वो विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अंधा युग जो है वो अ, महाभारत के अंतिम अंश को आधार बना करके लिखा गया नाटक था। अ, अंधा युग में कुल 5 अंक में है, ये 5 अंकों में लिखा गया है। अंकों का अनुक्रम अगर देखें, तो पहला अंक जिसको कौरव नगरी कहते हैं, दूसरा अंक पशु का उदय है, तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्धसत्य है, चौथा अर्धसत्य है और उसके बाद चौथा अगर देखा जाए अंक तो गांधारी का साप, 5वां अंक विजय एक क्रमिक आत्महत्या और लास्ट में समापन है जिसको हम प्रभु की मृत्यु कहते हैं। इस नाटक की योजना मुक्त छंद में की गई है। अगर दूसरों की बात करें तो पहला राजा जगदीश चंद माथुर का है और कोणार्क जो है वो भी जगदीश चंद माथुर का जो है वो अ, नाटक है। च परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। यह उक्ति किस उपन्यास से संबंधित है? ए. वामारक्षक, बी. भाग्यवती, सी. अमृतचरित और डी. निसहाय इंदु। तो आपको बताना है कि यह किस उपन्यास से संबंधित है। तो यह कथन जो है वो निसहाय इंदु से संबंधित है। इसके लेखक राधा कृष्ण दास हैं। इस उपन्यास के संदर्भ में गोपाल राय ने कहा है कि निसहाय हिंदू हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है। सवाल नंबर 10 में कह रहा है कि लक्षणा मूला ध्वनि का भेद है। आपको बताना है कि लक्षणा मूला ध्वनि का भेद क्या है? और संलक्ष्य क्रम ध्वनि, बी संलक्ष्य क्रम ध्वनि, सी कह रहा है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि या डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको 10वें का उत्तर बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। विकल्प ए, बी या सी इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो अगर 10वां देखें तो विकल्प सी जो है वो उत्तर आपका सही हो जाएगा। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि जो है इसका उत्तर सही होगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। 11 में कह रहा है कि भामा ने समस्त अलंकारों का मूल किस अलंकार को माना है? 11 में आपको ये बताना है कि भामा ने समस्त अलंकारों का मूल किस अलंकार को माना है? ए उपमा, बी रूपक, सी वक्रोक्ति और डी यमक। तो 11 का उत्तर आपको बताना है। तो 11 का उत्तर क्या होगा? तो 11 का उत्तर विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 12 में। 12 में कह रहे हैं कि श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो आपको ये बताना है कि श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन कब हुआ? ए कह रहे हैं सन 1885, बी कह रहे हैं सन 1879, सी कह रहे हैं सन 1893 और डी कह रहे हैं कि सन 1882। तो आपको ये बताना है कि श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन जो है वो कब हुआ? तो इनका आगमन अगर देखा जाए तो 1893 में इनका आगमन हुआ था। तो विकल्प सी जो है उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। श्रीमती एनी बेसेंट के संदर्भ में और यह आयरलैंड की जो है वो रहने वाली थी और ये 1889 में हेलेना ब्लावात्स्की से मिलने के बाद बेसेंट एक थियोसोफिस्ट जो है वो बन गई थी। चलें, अब देखते हैं अगला सवाल। जैसे किस चिंतक ने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय न मानकर उसके मूल तत्व को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिया? ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी रामकृष्ण परमहंस और डी कह रहा है कि केशव चंद्र सेन। तो उत्तर इसका क्या सही होगा आपको ये बताना है। तो 13 का अगर उत्तर हम देखें तो 13 का विकल्प सी जो है उत्तर आपका सही हो जाएगा। इसका उत्तर क्या सही होगा? रामकृष्ण परमहंस और इनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में बेलूर कलकत्ता में इसकी स्थापना इन्होंने की थी। चलें, बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। 14 में कह रहा है कि अब एक सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है।
जिसने इस नारकीय महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ खोदकर फेंक दिया है। यह कथन किस लेखक का है? तो 14 में आपको बताना है कि यह कथन किस लेखक का है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी प्रेमचंद, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी श्याम सुंदर दास। तो 14 में आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किस लेखक का है। तो ये प्रेमचंद के द्वारा कहा गया है। ये कथन जो है वो प्रेमचंद का है। प्रेमचंद का निबंध है जिसका नाम है महाजनी सभ्यता, जिसमें इन्होंने इस बात को कहा है। 15 नंबर सवाल में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? आपको ये बताना है कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। ए बनारस अखबार, बी समाचार सुधावर्षन, सी और अखबार और डी जग हितकारक। तो आपको बताना है कि हिंदी का पहला जो है वो दैनिक समाचार पत्र कौन है। तो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र अगर देखा जाए तो उसका नाम समाचार सुधावर्षन है। विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। और श्याम इसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। 1854 में कलकत्ता से ये जो जो है इसका प्रकाशन आरंभ हुआ। वैसे हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला अगर पहला अखबार देखा जाए तो उसका नाम बनारस अखबार है। और इसका प्रकाशन राजा सुप्रसाद सितारे हिंद ने 1845 में काशी से आरंभ किया था। चलें, अब देखते हैं सवाल नंबर 16। 16 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि असाध्य वीणा कविता में प्रियंबद ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया है। तो आपको सवाल नंबर 16 में क्या बताना है? आपको 16 में ये बताना है कि असाध्य वीणा कविता में प्रियंबद ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया है। ए धर्मकृति, बी वज्रकृति, सी कृतिप्रभ और डी आम्भिक। तो आपको 16 का उत्तर बताना है कि किसको याद करके जो है उसने वीणा का रचयिता मानकर इसको याद किया है। तो 16 का अगर उत्तर देखा जाए तो 16 का उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वज्रकृति को याद करके वज्रकृति को जो है उन्होंने इस वीणा का रचयिता मानकर याद किया है। असाध्य वीणा कविता आज्ञे के काव्य संकलन आंगन के पार द्वार जिसका प्रकाशन 1961 में हुआ था, उसमें जो है ये संग्रहित है। असाध्य वीणा की कथा का आरंभ जापान में प्रचलित एक लोक कथा है जो ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी की लोक कथा बुक ऑफ टी में एक अध्याय है, शीर्षक है जिसका नाम है टेमिंग ऑफ द हार्प में संकलित है। यह कविता 3 खंड में है, अंतः सलीला, चंद्रकांत शिला, असाध्य वीणा, कुल इसमें 3 है। इसकी मूल संवेदना जो है सदन तत्व की व्याख्या करना है। बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। 17 में कह रहे हैं कि सूरदास का पद आयो घोष बड़ो व्यापारी किसकी ओर संकेतिक है? 17 में आपको ये बताना है कि आयो घोष बड़ो व्यापारी ये किसकी ओर संकेतिक है? ए कृष्ण, बी उद्धव, सी नंद और डी अक्रूर। तो 17 का उत्तर बताना है कि 17 का उत्तर कौन सा जो है वो सही हो जाएगा। तो 17 का अगर उत्तर देखें तो 17 का उत्तर विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। यह किसकी ओर संकेत किया गया है? यह उद्धव की ओर संकेत किया गया है। चलें, देखते हैं सवाल नंबर 18। 18 में कह रहा है कि शासन की बंदूक कविता किस छंद में है? आपको बताना है कि शासन की बंदूक कविता जो है वो किस छंद में लिखी गई है। बरवे, सोरठा, दोहा और उल्लाला। शासन की बंदूक जो कविता है वो नागार्जुन के द्वारा लिखी गई कविता है जिसका प्रकाशन 1966 में हुआ था। तो आपको बताना है कि यह किस छंद में लिखी गई है। तो ये दोहा छंद में लिखी गई है। तो इसका विकल्प सी जो है उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर आपके 18 का। अब बात करते हैं सवाल नंबर 19 का। 19 में करें कि सुनी है कि नाही यह प्रकट कहावत जूं काहू कल पाए हैं सो कह कल पाए हैं। घनानंद की इस पंक्ति में कौन-सा अलंकार है? तो आपको ये बताना है कि घनानंद द्वारा लिखित इस पंक्ति में कौन-सा अलंकार है? ए संदेह, बी भ्रांतिमान, सी यमक और डी श्लेष। तो आपको बताना है कि इसमें कौन-सा अलंकार है। तो अगर इसमें अलंकार देखा जाए तो इसमें अलंकार यमक होगा। विकल्प सी इसका उत्तर सही हो जाएगा क्योंकि इसमें एक शब्द प्रयोग है कल्पाय। तो कल्पाय शब्द के 2 अर्थ हैं। एक कल्पाय का अर्थ होता है तड़पना और बी का मतलब होता है कल्पाय अर्थात कल अर्थात आने वाला में प्राप्त आने वाले कल में प्राप्त होने वाली वस्तु। तो इसके 2 अर्थ हैं इसलिए इसमें जो है वो यमक अलंकार हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 20वें की। 20वें में कह रहा है कि सभी संथालों को दामुल हौज हो गया है। मैला आंचल उपन्यास में इस वाक्य में दामुल हौज का अर्थ क्या है? तो आपको ये बताना है कि मैला आंचल में दामुल हौज शब्द का जो प्रयोग किया गया है किस अर्थ में है। ए दस्त हैजा, बी उन्माद, सी ईश्वरी प्रकोप और डी आजीवन कारावास। तो 20वीं का उत्तर आपको बताना है कि दामुल हौज का प्रयोग क्यों किया गया है। मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन 1954 में हुआ था। यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है और इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जो है यह पूर्णिया जिले के मेदीगंज गांव को विस्तृत तथा समग्र कथा जो है वहां की ये कही गई है। तो आप बताइए किसका जो है दामुल हौज का अर्थ क्या होगा?
तो दामुल हौज का अर्थ होता है आजीवन कारावास। विकल्प डी जो है उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 20 का। अब आते हैं सवाल नंबर 21 में। 21 में कह रहा है कि फलाएँ शब्द रूप है फल शब्द के। तो आपको बताना है कि जो फलाएँ शब्द है, ये फल का कौन-सा रूप है? ए तृतीया बहुवचन, बी सप्तमी एकवचन का, सी कह रहा है षष्ठी द्विवचन का और डी कह रहा है चतुर्थी द्विवचन का। तो आपको बताना है कि फल शब्द का रूप जो है फल है, ये कौन-सा है? तृतीया बहुवचन है, सप्तमी एकवचन है, षष्ठी द्विवचन है या चतुर्थी द्विवचन है। तो अगर 21 का उत्तर देखा जाए तो यह जो है क्या हो जाएगा? तृतीया बहुवचन का हो जाएगा। तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही होगा सवाल नंबर 21 का। बात करते हैं सवाल नंबर 22 में। कह रहे भवन्तु रूप है भू धातु के। तो आपको बताना है कि भू धातु का भवंत रूप क्या है? ए कह रहे हैं लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का, बी कह रहे हैं लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का, सी कह रहे हैं लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का और सी कह रहे हैं लिट लकार, लूट लकार नहीं है लिट लकार होगा, ये लिट लकार मध्यम पुरुष एकवचन का। तो आपको बताना है कि भवंतु रूप कौन-सा है भू धातु का? विकल्प ए, बी, सी और डी में से कौन-सा सही हो जाएगा 22 का? तो ये भवंतु रूप जो है वो लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 22 का। अब आते हैं सवाल नंबर 23 में। 23 में क्या करें? कर सरितुस सरितस्तु रूप है सरित शब्द के। तो आपको ये बताना कि जो सरित शब्द है, इसका सरित्सक रूप क्या है? सप्तमी बहुवचन है, बी कह रहा है तृतीया बहुवचन, सी कह रहा है पंचमी बहुवचन और डी कह रहा है षष्ठी बहुवचन। तो आपको बताना कि सरित शब्द का सरित स्वरूप कौन-सा होगा? सप्तमी बहुवचन होगा, तृतीया बहुवचन होगा, पंचमी बहुवचन होगा या षष्ठी बहुवचन होगा? सवाल नंबर 23 का। तो ये जो है सप्तमी बहुवचन हो जाएगा। तो विकल्प ए उत्तर जो है इसका क्या होगा? सही हो जाएगा सवाल नंबर 23 का। 24 में कह रहा है कि आचार्य छेमेंद्र की कृति कौन-सी है? आपको ये बताना है 24 में कि आचार्य छेमेंद्र की कृति जो है वो कौन-सी है? ए नाट्यशास्त्र, बी सरस्वती कंठाभरण, सी दशरूपक और डी कह रहा है कि औचित्य विचार चर्चा। तो आपको बताना है कि छेमेंद्र की पुस्तक कौन-सी है? तो छेमेंद्र की पुस्तक का नाम क्या है? तो उनकी पुस्तक का नाम औचित्य विचार चर्चा है। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। 25 में कह रहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में किसकी नाट्य कृति है? आपको ये बताना है कि कबीरा खड़ा बाजार में ये किसकी नाट्य कृति है? ए भीष्म साहनी, बी सुरेंद्र वर्मा, सी मणि मधुकर और डी नरेश मेहता। तो 25 में आपको बताना है कि कबीरा खड़ा बाजार में किसकी नाट्य कृति है 25 का। तो ये नाट्य कृति जो है वो भीष्म साहनी की है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।